आज देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने से पहले आप ये समझिए कि भारत जो था वो ब्रिटिश का गुलाम था या उपनिवेशवाद था। ब्रिटिश भारत जो आए हुए थे व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे व्यापार करते करते वो भारत पे क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। फिर हम लोग ब्रिटिश के गुलाम होते हैं और फिर इस गुलामी के लिए हम लोग लड़ते हैं आज़ादी के लिए। उसी ही राष्ट्रीय आंदोलन हम बोलते हैं। राष्ट्र को आजाद करने के लिए जो हमने आंदोलन चलाया उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत जो गुलाम हुआ उसकी गुलामी की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए कुछ चीज है जो गुलामी के काम में आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रिटिश जो है ना 1600 ईस्वी में आया भारत से व्यापार करने। उससे भी पहले पुर्तगाली आए भारत से व्यापार करने के लिए। वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज की। भारत की खोज नहीं की, भारत की रास्ते की खोज की। फिर पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर आपको ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसिस आया व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे ब्रिटिशों ने भारत पे कब्जा करना शुरू किया और ये कब्जा की जो शुरुआत हुई वो प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ। प्लासी का युद्ध, ये प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। यहां से इन लोगों ने बंगाल पे कब्जा करना शुरू कर दिया। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिससे यह पता चल गया कि अब बंगाल का जो असली शासक है वो कौन है, अंग्रेज है बंगाल का। इससे बीच में एक युद्ध और हुआ था जिसको हम बोलते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, ये पानीपत का तीसरा युद्ध था। कौन सा युद्ध था, तीसरा। इससे पहले भी दो युद्ध पानीपत में हो चुके हैं और ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में, 57 और 64 के बीच में। इस युद्ध ने एक काम किया कि उस समय की दो शक्ति, मुगल शक्ति और मराठा शक्ति, ये क्लियर कर दिया कि मुगल और मराठा कोई भी शक्ति नहीं है। बस अब यहाँ पे रास्ता खाली है और रास्ता खाली है तो उस रास्ते को या उस जगह को भरने के लिए कोई तीसरी शक्ति आएगी। उस समय भारत जो था, उस समय भारत में दो शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक थी मराठा शक्ति, एक थी मराठा शक्ति और एक था मुगल शक्ति। इस युद्ध ने यह बता दिया कि भारत में मराठा शक्ति भी महत्वपूर्ण नहीं है, अब ये भी मालिक नहीं रहा और ना मुगल शक्ति का। तो भाई कौन है मालिक, तो अंग्रेज बनेंगे अब मालिक, क्योंकि स्थान क्या हो गया, खाली। और जहां भी स्थान खाली आएगा वहां पे कोई ना कोई इस जगह को फुलफिल करेगा। और इसी कड़ी में बक्सर का युद्ध होता है 1764 में और यहाँ पे पूर्णतः एक तरह से गए तो ब्रिटिश सरकार का गठन होता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार हर कोई से युद्ध करता है, मराठा से भी युद्ध करता है, मैसूर से युद्ध करता है, सिख के साथ युद्ध होता है इसका, नेपाल के साथ युद्ध होता है, बर्मा जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं इसके साथ युद्ध होता है। और इन सबको धीरे धीरे युद्ध संधि के सारे अपने क्षेत्र में मिला लेता है और इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य जो है धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। इसके अलावा बहुत सारी संधि आती है, जैसे सहायक संधि, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है जिसको हम व्यक्तिगत की संधि बोलते हैं। इस संधि के द्वारा अन्य राज्यों जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको अपने कंट्रोल में लिया गया। जैसे सहायक संधि में क्या होता था कि कोई राज्य को कहा जाता था कि भैया आपका ये राज्य है, आप अपने राज्य में सेना नहीं रखिए, हमारी सेना जो ब्रिटिश सेना थी जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी आपके राज्य की रक्षा करेगी। किसकी सेना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है जो आपकी राज्य की रक्षा करेगी, आप सेना नहीं रखिएगा। बदले में आप क्या कर दीजिएगा, जो वेतन होगा वो वेतन दे दीजिएगा। ठीक है, आपको सेना नहीं रखना है, वेतन आपको देना है, प्लस हमारी जो सेना है ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना आपके जगह पे रहेगी, रक्षा करेगी। और तीसरी बात, मेरा एक आदमी रेजिडेंस जो है आपके दरबार में रहेगा। इसका मतलब है कि आप किसी और से दोस्ती नहीं करिएगा। सहायक संधि हुआ, इतना ज्यादा पैसा लेता था कि वो राज के पास पैसा नहीं रहता था देने के लिए। संधि हो चुका है तो बदले में वो राज ही वो हड़प लेता था। समझे, एक था व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति। हड़प नीति में सिंपल सा था कि जिस राजा का अपना बेटा नहीं है वो राज्य किस में चला जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में। इस तरह पूरे भारत पे 70% भारत पे किसका राज हो गया, ब्रिटिश का। जब ब्रिटिश का राज हो गया इन सब घटनाओं के बाद तो एक आंदोलन पनपा, समझे। उस आंदोलन को पहली क्रांति कहा जाता है 1857 की। बहुत सारे लोग 1857 को विद्रोह बोलते हैं, कुछ लोग 1857 को पहला आंदोलन बोलते हैं आजादी के लिए। 1857 की क्रांति हुई जिसको ब्रिटिशों ने कुचल दिया। फिर इसके बाद जो सबसे मेन काम होता है वो 1885 में होता है, कांग्रेस की स्थापना। और यहां से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक धार धीरे धीरे पकड़ने लगती है।
असली धार पकड़ेगा जब गांधी जी भारत में आएंगे, और फिर 1947 में क्या मिल जाता है, आजादी मिल जाता है। तो वो हम आज टाइमलाइन देखेंगे, वो टाइमलाइन जब राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, किस किस टाइम में हुई। जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस के ही अंतर्गत हमें आजादी मिली। सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, लेकिन कांग्रेस बहुत ही बड़ी पार्टी थी जिसने भारत की आजादी में लड़ाई लड़ी। ऐसे बहुत सारी पार्टियां थी, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो लड़े थे, लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना जो है वो A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। तो ये ध्यान रखिएगा, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां पे इस चीज की स्थापना हुई तो 72 लोग एक जगह मिले थे, और वो जगह था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कि मुंबई में है। वहां पे 72 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने सभा की और किसकी स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता था कांग्रेस। ठीक है, 72 लोग थे। जहां पे पहला अधिवेशन अगर बात करें तो बॉम्बे में हुआ, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। ये अधिवेशन का मतलब था कि साल में ना एक बार ये लोग मीटिंग करते थे कि अगले साल हमको क्या क्या काम करना है। तो पहला मीटिंग जो हुआ 1885 में, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, समझे। सेकंड के कौन थे? दादा भाई नौरोजी। थर्ड के कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और फोर्थ के कौन थे? जॉर्ज यूले। जिसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें कभी कभी पूछ देगा कि कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। ठीक है, इसमें यह भी पूछ देता है कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन था? तो महिला अध्यक्ष पहली कौन थी? एनी बेसेंट। और एक चीज और पूछ देता है, कांग्रेस का भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? तो सरोजिनी नायडू। ये सब कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या घटी? 1885 में किसकी स्थापना हुई? कांग्रेस की। A.O. ह्यूम ने किया। कांग्रेस की स्थापना के बाद 1905 में इंपॉर्टेंट बंगाल का विभाजन हुआ। अब कहिएगा बंगाल का विभाजन क्या हुआ? देखिए, बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था। इस साइड जो है बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, इतना बड़ा प्रांत था कि आज का जो बांग्लादेश है इसके अंतर्गत आता था। आज का जो बांग्लादेश है ना, इसी के अंतर्गत। पश्चिम बंगाल जो देखते हैं इसी के अंतर्गत था। उड़ीसा जो देखते हैं इसी के अंतर्गत था। देख रहे हैं कितना बड़ा था। तो उस समय क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना के बाद लोकमान्य तिलक ने आजादी की लड़ाई को बढ़ा दिया। तो बंगाल में क्या हो रहा था, वहां पे सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा था। लोग वहां पे पढ़े लिखे थे, वो लोग जानते थे कि हमें आंदोलन चाहिए। तो वहां उस समय का जो लॉर्ड कर्जन था, जो वहां का वायसराय था, जैसे आज हम राष्ट्रपति बोलते हैं ना, तो उस समय अंग्रेजों का एक अधिकारी होता था, मेन अधिकारी, जिसको वायसराय बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वायसराय। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, इस बंगाल को विभाजित कर दिया, समझ गए, यानी कि उसको बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्सों में इसको बांट दिया, बंगाल विभाजन, समझे। तो इसी को लेकर एक आंदोलन हुआ। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, इसी के फलस्वरूप एक आंदोलन हुआ जिसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन बोलते हैं? स्वदेशी आंदोलन। और एक आंदोलन इसी का दूसरा नाम है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन। बंग भंग मतलब समझे ना, बंगाल को भंग करना। यहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखी थी, अमार सोनार बंगला। क्या लिखी थी? अमार सोनार बंगला। अमार सोनार मतलब हमारा सोने जैसा बंगाल, जो कि बाद में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। ये उसका राष्ट्रीय गान बना, किसका? बांग्लादेश का, जो इस टाइम में लिखी गई, बहुत पॉपुलर हुआ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो राष्ट्रगान लिखा है, दो देशों के लिए। एक तो जनगण मन लिखा है ये भारत के लिए, और बांग्लादेश का भी कौन है? अमार सोनार बंगला। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब कहिएगा ये क्यों हुई? 1905 में जो आंदोलन हुआ ना बंगाल विभाजन का, बहुत बड़ा आंदोलन चला, बहुत पॉपुलर आंदोलन चला। चूंकि वो बंगाल में ही केंद्रित था, लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा था। तो कांग्रेस से अंग्रेज डरने लगे, थोड़ा सा डर हो गया, और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को उसके विरुद्ध खड़ा करने के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू की पार्टी है और हिंदू सिर्फ अपने अधिकारों की बात करेगी। तो मुसलमानों के लिए एक अलग से उन्होंने लीग बनाने की बात की। तो कुछ मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में, और यहीं से मुस्लिम लीग से ही पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान जो बना ना, कुछ नहीं, मुस्लिम लीग यहीं से मुसलमानों के लिए। और ये जो था, इसकी जो संस्थापना की थी सलीमुल्लाह ने, अमीर अली ने और नबीउल्लाह ने, इन लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग ने क्या किया, अपने लिए अधिकार मांगे, और अधिकार में उसको क्या मिला? अच्छा, अधिकार से आने से पहले 1907 में देख लेते हैं।
यहां से आप देखिएगा एक पृथक निर्वाचन आएगा 1909 में, तो ये बाद में देख लेंगे। 1907 में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन क्या होगा, आपको मैंने बताया ना कि कांग्रेस का हर साल एक मीटिंग होता था, हर साल, जहां पे वो बताता अगले साल में क्या क्या उसको करना है, कैसे कार्यक्रम करना है, कैसे सभा करना है, कैसे आंदोलन करना है, उसका रूपरेखा तैयार होता था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ ना, तो इसके बाद सूरत में 1906 में फिर से एक अधिवेशन हुआ, उसमें झगड़ा उगड़ा हो गया। 1907 में एक और अधिवेशन हुआ जिसमें कहा गया कि भारत का लोकमान्य तिलक, जिनको हम बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं, लोकमान्य तिलक, जिनका पूरा नाम क्या था, बाल गंगाधर तिलक, ये अध्यक्ष बनना चाहते थे, या इनके लोग हैं ना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन सूरत के जगह पे जो अधिवेशन हुआ था वहां पे ये अध्यक्ष नहीं बन पाए और कांग्रेस में फूट पड़ गई। कांग्रेस में फूट पड़ गई मतलब कांग्रेस बट गया। तो इसी को कहा जाता है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई। समझे, इंपॉर्टेंट है, सूरत अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। याद है मुस्लिम लीग की स्थापना, मुसलमानों ने अपने लिए कुछ कुछ अधिकार मांगे। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या कर दिया गया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। क्या दे दिया गया, और यहीं से पाकिस्तान का बीज पड़ गया। पाकिस्तान का जो बीज है यहीं से पड़ा। कहिएगा पृथक निर्वाचन में है क्या, कुछ नहीं है। पृथक निर्वाचन में मान लीजिए कि कोई ये क्षेत्र है, कोई ये क्षेत्र है जहां पे वोटिंग होना है। अब यहाँ पे इस क्षेत्र में ऐसा तो नहीं है कि भारत में सिर्फ हिंदू रहेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि भारत में हर जगह तो मिक्स है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, ऐसे तो खड़ा होने के लिए कोई हो, वोट सब डालेगा। लेकिन पृथक निर्वाचन में क्या कर दिया गया कि ये क्षेत्र मुसलमानों के लिए निर्वाचित है और इस क्षेत्र में मुसलमान ही वोट करेंगे। खड़ा भी कौन होगा, मुसलमान, अब वोट भी कौन करेगा, मुसलमान। ये दिक्कत हो गया ना, यानी कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख क्रिश्चियन पारसी ये लोग क्या करेंगे। तो ये पृथक निर्वाचन था, यानी मुसलमान ही खड़ा होंगे और मुसलमान ही वोट डालेंगे। ठीक है, बाद में यही चीज अंबेडकर को मिलता है दलितों के लिए, जिसके लिए गांधी जी अनशन कर देते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, जिसमें उनको क्या मिल गया, पृथक निर्वाचन मिल गया। अगला घटना है ब्रिटिश सम्राट दिल्ली सरकार आए, दिल्ली में आए। क्यों, देखिए भारत में सब चीज ठीक नहीं चल रहा था। 1905 में बंगाल का विभाजन हो चुका था, पृथक निर्वाचन दिया जा चुका था, कांग्रेस एक्टिव हो चुकी थी, काफी एक्टिव थी। तो जो भारत में जो लोग बैठे हुए थे, वायसराय थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं, यानी कि बहुत आलीशान दरबार लगेगा और वहां पे ब्रिटिश शासक जो था वो आएंगे। तो उसी को बोला गया दिल्ली दरबार। टोटल 3 दरबार हुए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर 1916 का टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग का निर्माण किया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल का काम क्या था, देखिए नाम से ही है, ध्यान से देखिए, होम रूल क्या है, होम रूल। रूल का मतलब है शासन, और ये होम का मतलब हम अपने घर का शासन हम खुद संभालेंगे। अभी हम लोगों पे शासन कौन कर रहा है, ब्रिटिश, अब हमारा शासन कौन करेंगे, हम खुद करेंगे, इसलिए होम रूल। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि मैं महाराष्ट्र को संभालता हूं, और एनी बेसेंट ने कहा मैं पूरे भारत को संभालती हूँ। तो होम रूल की स्थापना हुई 1916 में। फिर मुस्लिम लीग को जो यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, इसके चक्कर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बन नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1916 में समझौता हुआ। उस समझौते को बोला गया लखनऊ पैक्ट। क्या बोला गया, लखनऊ पैक्ट। अब आते हैं फिर गांधी जी। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1916 से पहले एक चीज और याद रखिएगा, 1915 यहां से गांधी जी भारत आ गए। 1915 में गांधी जी कहां गए, भारत। और यहां से इतिहास अब बदलना शुरू होगा। कैसे होगा, तो देखिए महात्मा गांधी ने 1917 में पहला आंदोलन किया चंपारण में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने शुरुआती 3 छोटे आंदोलन किए, ठीक है, और 3 बड़े आंदोलन किए। 3 छोटे आंदोलन को आप याद रखिएगा, केक से, सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद जहां पे कल भारत हारा है, और के से खेरा। चंपारण में जो आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, वो किसान के लिए हुआ, किसान के मुद्दे पे। ठीक है, एक नील की खेती होती थी जिसको 3 कट्ठिया प्रथा कहा जाता था। जैसे मान लीजिए 1 कट्ठा खेत है ना, तो 1 कट्ठा खेत में, अच्छा सॉरी 1 बीघा खेत है जिसमें 20 कट्ठा खेत होता है, 20 कट्ठा, जिसमें से क्या होता था 3 कट्ठा पे ना नील की खेती की जाती थी। किसकी खेती, नील की खेती। इसी को कहा जाता था 3 कट्ठिया प्रथा।
क्या होता था? 3 कठिया पट्टा। तो आंदोलन में क्या हुआ कि किसानों का ना शोषण हो रहा था, क्योंकि नील की खेती होती थी, जो अंग्रेज थे वो किसानों को एडवांस दे चुके थे। अब बाद में क्या हुआ, जर्मनी में ना प्राकृतिक नील की जगह कृत्रिम नील की खोज हो गई, जो आर्टिफिशियल नील था उसका क्या हो गया, खोज हो गया। अब मानिए कि आप जो प्राकृतिक नील लगा रहे हो उसको उगाने में करने में 6 महीना लगेगा, महंगा भी है, लेकिन आप जाते हो लैब में तुरंत नील बना लोगे, तो कौन सा नील आप चाहोगे? प्राकृतिक नील चाहोगे या लैब वाला नील चाहोगे? लैब वाला नील सस्ता भी है, लैब वाला। तो किसानों से वो लोग ना पैसा वापस पाना चाहता था, लेकिन किसान के पास उतना पैसा रहे तब ना, तो किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। तो गांधी जी ने इनके लिए क्या किया, आंदोलन किया। तो किसानों वाला आंदोलन किसमें हुआ, चंपारण, ठीक है। इसको 3 कठिया प्रथा भी यहाँ पे कहा जाता है। अहमदाबाद में मिल मजदूर का मालिक के साथ आंदोलन हो गया। मिल मजदूर का आंदोलन किसके साथ हो गया, मालिक के साथ। मालिक कहता था भैया इतना ही % बढ़ेगा कि वो मजदूरी, ये कहता था कि नहीं ज्यादा बढ़ेगा। फिर गांधी जी बीच में आए, गांधी जी ने बीच बचाव किया, ठीक है, और उन्होंने मजदूरों का आंदोलन खत्म किया और उसका जो मजदूरी था वो बढ़ा दिया। यानी यहाँ भी गांधी जी जीत गए, यहाँ भी। और यहाँ पे लगान का मुद्दा था, किसान से है ना अंग्रेज लगान लेते थे, तो लगान देने वाला जो मुद्दा था ये यहाँ पे था, तो ये भी गांधी जी जीत गए। कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे, बारिश नहीं हुआ था, बारिश नहीं हुआ तो फसल खराब हो गया, फसल आएगा नहीं, लेकिन अंग्रेज अधिकारी लगान चाहते थे तो गांधी जी ने वहाँ भी माफ कर पाया। तो इन तीनों जगह पे गांधी जी आंदोलन जीत गए, और इस तरह से गांधी जी पूरे भारत में पॉपुलर हो गए कि अंग्रेजों को हराने वाला भी कोई है यहाँ पे, समझे। तो 3 आंदोलन, फिर आपको 3 बड़े आंदोलन भी याद रखिएगा। एक असहयोग आंदोलन आगे आएगा, एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे आएगा, और एक है भारत छोड़ो आंदोलन, ये आगे आएगा। तो 3 इधर याद रखिएगा, 3 इधर याद रखिएगा। चले आगे। 1919 में बहुत महत्वपूर्ण घटना, 3 घटनाएं जो याद रखने वाली बात है। एक तो रॉलेट अधिनियम पास हुआ। ओके, ये क्या है भैया, आपको याद है 1914 से लेके 1918 में, 1914 से 18 में पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, वर्ल्ड वॉर प्रथम। इस वर्ल्ड वॉर प्रथम में एक तरफ ब्रिटेन था, एक तरफ फ्रांस था, एक तरफ रसिया था, रसिया बाद में हट गया था ध्यान रखिएगा, और एक तरफ यूएसए था, और दूसरी तरफ था जर्मनी, इटली, और इटली नहीं था, एक था ऑटोमन साम्राज्य, ये, ठीक है। तो युद्ध था, तो भारतीय सेना भी ब्रिटिश की तरफ से लड़ने गई, क्योंकि भारत किसका गुलाम है, ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश की तरफ से भारतीय सेना लड़ने के लिए गई। तो भारतीयों को विश्वास था कि जब हमने इनको साथ दिया है तो ये लोग भी हम पे कुछ ना कुछ कृपा बरसाएंगे। तो इन्होंने कृपा बरसाने में क्या कर दिया, एक अधिनियम पास किया जिसका नाम था रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम में कुछ भी नहीं है, अगर आप पे हमको शक है, हमको नहीं ब्रिटिश सरकार को शक है, तो आपको 2 साल के लिए जेल में ठूस सकती है बिना कोई कार्रवाई किए, समझे। तो ये एक तरह से काला कानून था रॉलेट एक्ट, जो 1919 में पास हुआ। इसी के विरोध में क्या हुआ, आंदोलन चला, ठीक है। पंजाब में भी आंदोलन चला, पूरे भारत में आंदोलन चला कि रॉलेट एक्ट को वापस लो वापस लो। पंजाब में भी आंदोलन चला। तो पंजाब में क्या किया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, कर्फ्यू। धारा 144 लागू कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया कि कोई आदमी नहीं जाएगा। लेकिन पंजाब में 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, पंजाबी लोगों के लिए त्योहार का दिन था। वो लोग एक पार्क में इकट्ठा हुए, जलियांवाला पार्क में। उस समय का जो मेजर डायर था उसको पता चल गया, उसको गुस्सा आ गया, जब कर्फ्यू लगा हुआ है तब ये लोग इकट्ठा कैसे हो जाते हैं। इनको लगा कि आंदोलन कर रहे हैं, गए पार्क में, एक ही गेट था आने जाने का, उस गेट को घेर देते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलवा देते हैं। इसी को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, समझे। फिर 1919 में एक सुधार अधिनियम आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें भारतीयों को चुनाव लड़ने के बारे में लिखा रहता है कि भारतीय जो लोग हैं वो चुनाव भारत में लड़ सकते हैं, ठीक है। इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1919 में आया। 1920 में आते हैं, अभी मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ बेटा, 1914 से लेके 18। ऑटोमन साम्राज्य इस समय हार गया। ऑटोमन साम्राज्य क्या हो गया, युद्ध हार गया। ऑटोमन साम्राज्य में मुसलमानों का एक गुरु होता था जिसको खलीफा बोलते थे। क्या बोलते थे, खलीफा। ब्रिटिश ने क्या किया, खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया, खलीफा पद अब नहीं रहेगा। मतलब मुसलमानों का जो धार्मिक गुरु होता था उसको क्या बोलते थे, खलीफा। जो पूरे मुसलमानों के लिए धार्मिक गुरु है खलीफा, वो आज से नहीं है, 700 ईस्वी से ही चला आ रहा था, जिसको ब्रिटिश ने क्या किया, अब खत्म नहीं रहेगा। खलीफा पद खत्म करने के चक्कर में क्या हुआ, मुसलमानों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया भारत में। ऐसे भारत में नहीं और जगह आंदोलन हुआ, लेकिन भारत में भी आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को क्या बोला गया, खिलाफत आंदोलन।
बात समझ गए। इधर खिलाफत आंदोलन चल रहा है, इधर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है, इधर रॉयलेट अधिनियम पास हो गया, इधर गांधी जी भी सोच रहे थे कुछ ना कुछ करना चाहिए, और उन्होंने कुछ ना कुछ के चक्कर में क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन का सिंपल मतलब ब्रिटिश के साथ किसी भी चीज में सहयोग नहीं करना। इनका जो भी एजुकेशन सिस्टम है हट जाओ, न्याय सिस्टम है हट जाओ, उनका जो भी कपड़ा है जो ब्रिटिश चाहता है कुछ नहीं करना है। यानी कि हर चीज में ब्रिटिश के साथ क्या करना है, असहयोग करना है, कॉपरेशन करना ही नहीं है। इसलिए इसको कहा गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कॉपरेशन करना ही नहीं है ब्रिटिश का। बड़ा आंदोलन चला, लगा कि भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन एक जगह फिर से गड़बड़ आ गया 1922 में। भीड़ पागल होता है, पता ही है, भीड़ का कोई वो नहीं है, दिमाग नहीं होता है। गया जुलूस निकल रहा था, पुलिस वाले ने कहा नहीं इधर से नहीं जाना है। भीड़ गुस्सा आ गया, कैसे तुम नहीं जाने दोगे, आंदोलन 2 साल एकदम लग रहा था कि अब भारत आजाद हो जाएगा। गुस्सा आ गया भीड़ वाला, अब चौड़ा चौड़ी कांड हो गया। पुलिस वाले को, चौड़ा चौड़ी जगह का नाम था, पुलिस वाले को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दिया। पुलिस वाले को 22 पुलिसकर्मी आई थिंक मेरे हिसाब से जिंदा जले। ब्रिटिश सरकार बिल्कुल। अब क्या हुआ, गांधी जी को पता चला कि अरे ये तो ऐसे हो गया, उन्होंने वो आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया, और यहां से असहयोग आंदोलन क्या हो गया, खत्म हो गया। इस बात के लिए कुछ लोग नाराज भी हुए गांधी जी से कि आंदोलन जब पीक अवस्था पे पहुंच गया तो आपने क्यों वापस ले लिया, क्योंकि ऐसा आंदोलन भी भारत में चला ही नहीं था, और आगे भी जो 2 आंदोलन चलेगा वो भी इतना मजबूत आंदोलन नहीं रहेगा जितना बड़ा ये आंदोलन हो गया था। 1922 में चौड़ा चौड़ी कांड हुई। अच्छा, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए, याद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया, 1919 में। इसमें हुआ कि भारतीय चुनाव लड़ेंगे लोअर लेवल का, तो चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें 1919 में एक चीज था कि एक कमेटी बनेगी 10 साल के बाद, यानी कि 1929 में एक कमेटी बनेगी जो यह निर्णय लेगी कि ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, जो हमने कानून बनाया है, वो कानून अच्छा है या नहीं है, या इसमें कोई सुधार करने की बात है या नहीं है। यानी कि कमेटी बनेगी जो उस कानून का क्या करेगी, रिव्यू करेगी। तो 1927 में 2 साल पहले ही इस कमेटी का गठन हो गया, जिसका नाम बोला गया साइमन कमीशन। अब क्या, साइमन कमीशन क्या, कुछ नहीं था, एक 7 आदमी का मेंबर था, उसमें एक आदमी का नाम क्या था, साइमन, और उसी के अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया गया, जिसका नाम दिया गया साइमन कमीशन। समझे। और इसमें दिक्कत क्या था, एक दिक्कत हो गया कि इसमें जो भी लोग थे ना वो भारतीय कोई थे ही नहीं, सारे अंग्रेज थे। अब दिक्कत ये हो गया कि भाई भारत की कानून को तुम रिव्यू कर रहे हो, भारतीय कोई है ही नहीं, इसके लिए भी हड़ताल हुआ, आंदोलन हुआ। इसी एक हड़ताल में लाला लाजपत राय को डंडा लगा और वो मारे गए, और यहीं से भगत सिंह का कहानी शुरू होगा। अभी हम भगत सिंह की कहानी पे थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, ज्यादा नहीं चलेंगे। तो 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। 1929 में भगत सिंह का उभार होने लगा, बहुत सारा उन्होंने काम किया, जिसमें से एक काम ध्यान रखिएगा, केंद्रीय असेंबली में उन्होंने बम विस्फोट कर दिया। जो केंद्रीय असेंबली था, संसद भवन, उसमें क्या कर दिया, बम फेंक दिया। आपने भगत सिंह फिल्म में देखा होगा। 1929 में एक चीज और हुआ, आप जानते हैं कि कांग्रेस का हर साल मीटिंग होता था, तो एक जगह जो मीटिंग हुआ वहां उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे, यानी कि अब हमको स्वशासन नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, पूर्ण रूप से आजादी चाहिए। चलते हैं हम थोड़ा सा, ये क्या हो गया। अब आते हैं 1930। 1930 नहीं चलेंगे, 3 चीज एक साथ ले लेते, 1930, 31, 32। अच्छा, 1930, 31, 32 में एक चीज थोड़ा सा मिस हो गया। साइमन कमीशन खत्म होने के बाद एक आंदोलन फिर से स्टार्ट हुआ, और वो आंदोलन चला सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, भगत सिंह आप देख चुके हैं, केंद्रीय असेंबली में बम फेंक चुका है, भगत सिंह गिरफ्तार है। गांधी जी अब कहाँ है पता नहीं है, यानी कि गांव गांव में जाके वो कार्यक्रम करें, गांधी जी को मौका मिल गया, अच्छा ये समय है आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने, गांधी जी ने उस समय के जो वायसराय थे 1929-30 में लॉर्ड इरविन को एक खत लिखा। खत में उसने कितनी मांग रखी, 11 मांग, कि इरविन साहब ये मांग मान लीजिए, नहीं मांगिएगा तो हम आंदोलन कर देंगे। इरविन ने मांग नहीं माना और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें से एक मांग था नमक वाला मांग। नमक वाले मांग से उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। साबरमती तक गए अपने आश्रम से, ठीक है, और उन्होंने वहां पे नमक बनाया, और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में ब्रिटिश में एक कॉन्फ्रेंस हुआ हर साल, 1930 में, 31 में, 32 में। इस सम्मेलन का नाम था, कॉन्फ्रेंस का नाम था गोलमेज सम्मेलन, यानी कि गोलमेज पे बैठना है और पूछना है कि क्या क्या चलेगा। याद है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुका था।
3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं पहुंचा, छोटी छोटी पार्टियां पहुंची। अब देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, अभी आंदोलन कर रही है। इरविन ने इनकी मांगे मानी, कुछ मांगे मान ली और गांधी जी को भेजा कि नहीं आप जाओ सम्मेलन में भाग लो। द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए, लेकिन गांधी जी जो सोच के गए हुए थे ब्रिटिश, वहां पे वो चीज उन सबको नहीं मिला। फिर गांधी जी वापस आ गए और गांधी जी जब वापस आए तब तक वो आंदोलन को खत्म कर चुके थे। अब आंदोलन खत्म। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, वहां पे फिर कांग्रेस नहीं पहुंचा। ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पहुंचा था, गांधी जी पहुंचे थे। अब देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया 1932 में। उस समय का ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की, याद है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। उसी तरह भारत के जो दलित समुदाय है उनको भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया, जिनको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी कहते हैं। यानी कि दलितों को भी अब दलित ही खड़ा होगा और उसमें दलित ही वोट डालेंगे, ये कर दिया। इस बात के लिए गांधी जी को लगा इससे तो भारत टूट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही बनने वाला था। अच्छा, अभी तक पाकिस्तान की बात नहीं हुई थी, लेकिन मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जा चुका था, सिखों को दिया जा चुका था। अगर दलितों को दे दिया जाए तो हिंदू में तो टूट होगा। गांधी जी इस बात के लिए इस बात के लिए गांधी जी अनशन कर देते हैं। अब गांधी जी अभी कहाँ है भैया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी फिर जेल में बंद कर दिया ब्रिटिश ने, समझे। तो ब्रिटिश ने गांधी जी को जेल में बंद कर दिया, तो जेल में, पूना ही जेल में, यरवदा जेल में उन्होंने अनशन कर दिया। अब अंबेडकर जो ये मांग रखे हुए थे दलितों के लिए, उनको झुकना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर आ गया। और अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको कौन सा नाम दिया गया, पूना पैक्ट। गांधी जी के तरफ से गांधी जी ने साइन नहीं किया और अंबेडकर ने साइन किया था उस पूना पैक्ट में। मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी की तरफ से साइन किया था। पूना पैक्ट हुआ जिसमें यह बात कहा कि आपको पृथक निर्वाचन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, तो भैया अंबेडकर साहब को कुछ तो चाहिए, तो उन्होंने कहा आपको मिलेगा आरक्षण मिलेगा। क्या मिलेगा, आरक्षण। अब कहिएगा आरक्षण क्या है भैया, वोट डालेगा आरक्षण। पृथक निर्वाचन तो आप समझ गया। पृथक निर्वाचन में भाई मुस्लिम खड़ा होता है तो मुस्लिम ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही वोट डालेगा। तो भैया उस क्षेत्र के हिंदू क्या हुए, सिख क्या हुआ, इन सब का तो गया। आरक्षण में क्या था, आरक्षण में देखिए भैया एक कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, एक जगह पे बहुत सारी कम्युनिटी रहती है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, पारसी है। अब चलिए मैं क्रिश्चियन को इस सीट पे आरक्षण देता हूँ। अब खड़ा होगा कौन, क्रिश्चियन, लेकिन वोट डालेंगे सब, हिंदू भी डालेंगे, मुस्लिम भी डालेगा, सिख भी डालेगा, सब डालेगा। खड़ा कौन होगा, सिख। जिसके लिए आरक्षण है वही खड़ा होगा। अगर दलित के लिए आरक्षण है तो दलित ही खड़ा होगा, लेकिन वोट सब डालेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, बस समझे। लेकिन यहाँ पे तो आपको सीट चाहिए ना, सीट मिल रहा है, लेकिन वोट सब डालेंगे। तो ये आरक्षण की व्यवस्था हुई। इसमें जो व्यवस्था में उसको कम मिल रहा था, आरक्षण में गांधी जी ने उनको उससे जय दे दिया। 1932 के बाद फिर से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर 2, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला। अब भारत के सामने एक और संकट था, ब्रिटिश वहां पे विश्व युद्ध में फंस गया। तो भारत से बहुत सारे लोग चाहते थे कि यहीं से आंदोलन शुरू कर दिया जाए, समझे, यहीं से आंदोलन शुरू कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करते हैं, तीसरा आंदोलन आ गया हम। और फिर इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन, उधर ब्रिटिश जो है युद्ध में लगा पड़ा है, तो भारत को मनाने के लिए वो क्रिप्स मिशन एक भेजता है कि भारत को समझाए बुझाए किस तरह से ये काम चलेगा। और इसी टाइम में पाकिस्तान की मांग भी बढ़ने लगी, तो क्रिप्स मिशन का आगमन हो गया 1943 में। अच्छा ध्यान रखिए, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, आजाद हिंद फौज की स्थापना की। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये ध्यान रखिएगा। 1946 आते आते वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, ब्रिटिश जीत गया था, लेकिन अब उसका हालत कमजोर हो चुका था, बहुत ज्यादा वो कमजोर हो चुका था। इसी 1946 में 3 चीज हुआ, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन आया, किस तरह से भारत का संविधान बनेगा उसकी बात किसने की, कैबिनेट मिशन ने की। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ कि भारतीय संविधान सभा में कौन कौन लोग बैठेंगे, इसका बात हुआ। और फिर अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। अब क्लियर हो गया कि ब्रिटिश जो है भारत छोड़ के चले जाएंगे, तो कोई न तो कोई चाहिए सरकार चलाने के लिए, तो अंतरिम सरकार का स्थापना हुआ। कहाँ, कब हुआ, 1946। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना चालू हुई। माउंटबेटन ने एक योजना बनाया कि
पाकिस्तान अड़ गया कि हमको पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम लीग अड़ गया कि हमको पाकिस्तान चाहिए। फिर इधर रियासत भी था, छोटे छोटा रियासत भी था। तो भारत, पाकिस्तान और छोटे छोटे रियासत में, उसमें माउंटबेटन ने ये योजना दी कि जिसको भारत में शामिल होना है वो भारत में शामिल हो जाए, जो छोटे छोटे रियासत थे 545 से ज्यादा थे। जिसको पाकिस्तान में शामिल होना है पाकिस्तान में हो जाए, और जिनको स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र हो जाए। यही था माउंटबेटन का योजना। और फिर 1947 में भारत क्या हो जाता है, आज़ादी प्राप्त कर लेता है। तो ये छोटी मोटी घटनाएं थी। अच्छा, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया है, शॉर्टकट में पढ़ाया जो आपके दिमाग में एक बार बन जाए। तो सारा खाका तैयार हो गया होगा। इसमें बहुत है, हिस्ट्री में पढ़ना है तो पूरा हिस्ट्री में जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल से पढ़ा देंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और